हम बात करेंगे, हम हल निकालेंगे, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम मगर में। और मैं इस्लामाबाद स्टूडियो में ही मौजूद होंगे सीनियर सहाफी और तज्जियाकार अहमद सगीर साहब। नाज़रीन, कराची वाक़े के बाद सिंध पुलिस, सिंध आईजी का मामला हर गुजरते दिन के साथ कुछ उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंध पुलिस, सिंध सरकार, वफाक इदारे सब इस सूरत हाल को ऐसा लग रहा है कि संभालने में नाकाम है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पुलिस की मौजूदा सूरत हाल पर आज बैठक भी हुई। आर्मी चीफ ने भी नोटिस लेकर तहकीकात का हुक्म दे दिया है, मगर सूबाई और वफाकी वुज़रा के बयानात और ऐसा लग रहा है कि इल्जाम तराशी का एक सिलसिला चल रहा है। कहना है कि सूरत सिंह के हालात खराब करके गवर्नर हिकमत यार इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं, जहां उन्होंने सियासी और अस्करी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। उनका कहना है कि उनकी यहाँ मौजूदगी जंग के खात्मे की वजह से है। उनका ये भी कहना है कि उनका यहाँ होना अमन का पैगाम है। अफगान अमन में इस दौरे की अहमियत पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात आईजी सिंध वाले मामले पर। जी अहमद साहब, ये मामला किस नहज की तरफ जा रहा है? हर आने वाले दिन में इसमें जो है कोई जाता है, कोई न कोई बयान यहाँ से वहां से, सिंध सरकार से या वफाक से ऐसा आता है कि ये मामला जो है वो थोड़ा उलझता नजर आ रहा है। सब इस पर अब कूद पड़े हैं, तमाम इदारे भी, तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमतें भी, लेकिन ये बड़ा कुछ वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। बिल्कुल कूद रहे, आस्ता आस्ता आप देखें किरदार जो है वो खुल के सामने आ रहे हैं। किरदार जो है वो उनकी जो मलबा और जो नलमाकारी उन्होंने अपने ऊपर थोपी हुई थी वो सारी आस्ता आस्ता उतर रही है और हमें जो असल चेहरे हैं वो नजर आने शुरू होते हैं। हमने तो आपको याद है, हमने कल भी कहा था, हमने कहा कि इसके पीछे मामला कुछ और है, इसको बना के कुछ और पेश करने की कोशिश की जा रही है, कहानी कुछ और है इसके पीछे, और वो कहानी अब आस्ता आस्ता लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है। आपने अभी जैसे अपने इंट्रो में भी बात की कि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी वो शायद जो है वो गवर्नर राज के लिए तैयारियां हैं। जी, बिलावल भुट्टो ने अपनी स्पीच में कहा है कि गवर्नर राज लगाने की कोशिश जा रही है। आपको याद है पीपल्स पार्टी ने भी गवर्नर राज लगाया था पंजाब के अंदर? अच्छा जी, और मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो खत्म हो गई थी और इन्होंने खोसा साहब को जो है वो उस वक्त गवर्नर वो कर दिया था उनको। बल्कि ये पीपल्स पार्टी कर चुकी है। अगर पीपल्स पार्टी के साथ हुआ तो ये तो टिट फॉर टैट होगा ना, जो आपने किया वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो सर क्या ये होने जा रहा है? मेरा नहीं ख्याल के होगा ऐसा कुछ होने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ये तो बिलावल भुट्टो ने किस बेस पे ये बात की है? मतलब वो इस तरह कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगा के देखा जाए। हाउस बहुत एक्टिव है। ओके, इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नर हाउस बहुत एक्टिव है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि शायद हम इस फोरम पे अभी नहीं कर सकते, लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसी खबरें मिलेंगी जो कि गुजरे हुए कल से मुतल्लिक हैं, लेकिन आने वाले कल में डिटरमिन होंगी कि उनमें गवर्नर हाउस भी कहीं ना कहीं उसका भी कोई ना कोई हाथ था। सो वो सारा कुछ जो है वो उनको चूंकि पीपल्स पार्टी के रिसोर्सेज तो हैं उनके बहुत ज़्यादा वो रिसोर्सफुल लोग हैं और उन तक बात जो है वो पहुंच जाती है, खबरें भी उन तक पहुंच जाती हैं, चीज़ें भी उनको पता चल जाती हैं। सो अल्टीमेटली उनको इस बात का पता है कि गवर्नर जो है वो और गवर्नर हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस वक्त और बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। और कुछ ऐसे वुज़रा जो कि कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और जो कि वफाक में बैठे हैं और जो कुछ ऐसे हजरात जो कि कराची से मुतल्लिक हैं, चाहे वो MNAs हैं या MPAs हैं, और वो बैठे जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पे हैं, वो भी इस सारे ये जो मामला पीछे हुआ उसके अंदर उनका बाकायदा पूरा हाथ था। और अब आप उसको उठा के किसी और को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और पॉलिटिकल एक हमें नजर आता है कि उसके अंदर बहुत सारे जो है वो लोग, बहुत सारे किरदार जो है वो वापस इन्वॉल्व है उसमें, और वो एक शख्स या कोई ग्रुप या कोई पार्टी अपने सर से उतार के दूसरे किसी उनके सर भी जो है वो मंडना चाहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये होगा नहीं। ये बड़े समझदार हैं, उनको बहुत चीज़ों का पता है, उनको बहुत सारे मामलों का अंदाजा है। सो लोग जो है वो अब इनकी बातों में आने वाले नहीं है। इस सारे मामले को आपको लगता है पीपल्स पार्टी सही
सही तरीके से हैंडल कर पाई, कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा किया उन्होंने, या इसको बिगाड़ा है मजीद, या इसमें मजीद ट्विस्ट लेकर आए हैं? देखिए ये ट्विस्ट भी लेके आए हैं और वो अपने आप को उन्होंने मीडिया में जिंदा भी रखा हुआ है। मीडिया में देखें कि तेजी से जो है वो डिस्कस हो रही है मामला, और किस तेजी से जो है उनकी सारी चीजें जो है वो मीडिया के अंदर वो हो रही है। कह रहे हैं कि बार एसोसिएशन ने भी जो है वो चीफ जस्टिस से कहा कि इस पे सो मोटो एक्शन लें वो। हाँ जी, सो मोटो एक्शन को इन्वॉल्व कर लेना इस वाकये के अंदर, क्या ये वाकया वाकई इसकी जो नौयत इतनी संजीदा और इतनी क्रिटिकल है, उसके कोई ऐसे करार आ सकते हैं कि आपने फौज से भी टाइप कर लिए? आर्मी चीफ ने तो वैसे नहीं इंक्वायरी का हुक्म दिया हुआ है ना कोर कमांडर कराची को। देखिए इंक्वायरी के बाद क्या होगा और इंक्वायरी में क्या निकलेगा बाहर, इंक्वायरी में जो चीजें सामने आनी वो तो वैसे भी हमें पता है कि वाकई पुलिस के ऊपर सियासी दबाव है, इंतजामी दबाव है। उनके ऊपर इंतजामी नहीं है लेकिन सियासी दबाव है, और सियासी दबाव का नतीजा था कि पुलिस वाले जो है वो बौखला गए। उन्होंने कहा अब हम क्या करें, फैसला तो नहीं लिया उन्होंने, भाई उन्होंने ट्वीट किया, उनको पकड़ने के बाद ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमने जो है वो कानून के दायरे में रहते हुए हमने सब कुछ किया है और हम जो भी हमने किया है हम इसको जो है वो ठीक किया है। अब उसके बाद ये ट्वीट जो है वो डिलीट हो जाता है। फिर आप देखिए कि ट्वीट ना सिर्फ ट्वीट डिलीट होता है, फिर एक स्टेटस सामने आता है, कहते हैं वज़ीर-ए-आला सिंध, और वो कहते हैं वो अजीब सी मखमस से ज़्यादा एक बात करते हैं जिसकी कोई सर पैर नहीं है, और फिर अचानक जो है उनसे एक सवाल हो जाता है और वो डायरेक्ट सवाल किया जाता है कि क्या ऐसा है वो जो तस्वीर हमने कल दिखाई है, जो चीज बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे भी, और जो बहुत ज़्यादा ट्वीट हो रही थी और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जो है वो तस्वीर जो है वो गर्दिश कर रही थी। सो उसके ऊपर बात की उन्होंने भी उनको हवा किया गया। अब उन्होंने बोल दिया, उन्होंने कहा बिल्कुल वो पता नहीं क्या तो ये वो, तो उन्होंने उसको हाँ किया ना किया, लेकिन उन्होंने कहा हाँ हमें भी हमारे देश पे कंसर्न तो है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आओ देखते हैं ताओ ना ताओ, और फिर पेश हो जाते हैं जनाब वज़ीर-ए-आला सिंध जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ, और फिर उस तरह की बातें जो है वो भी करते हैं। अब बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी इश्यूज तो होते रहते हैं, लेकिन रेड लाइन कराची में जो है रेड लाइन अबूर की गई। मैं आपसे जानना चाहूंगी और नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये रेड लाइन क्या गया? जो उनके कहने का मकसद ये है, उनके नज़दीक रेड लाइन ये है कि चूंकि पुलिस भी एक फोर्स है और वो एजेंसी या वो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे जो कि बाकी जगहों पे काम कर रहे हैं वो भी जो है वो एक फोर्स के तौर पे जो है, तो एक फोर्स जब दूसरी फोर्स के यहाँ आती है तो उसको वो रेड लाइन कहते हैं कि जी ये एक रेड लाइन है, यहाँ से उनकी हदूद शुरू होती है, यहाँ से आपकी हदूद ख़त्म होती है। उनका ख्याल है कि अफवाज जो है या उनका मामला सिर्फ सरहदों के उस तरफ है, सरहदों के अंदर वो नहीं देख सकते, वो पुलिस। ठीक है, मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगी, मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगी एक ब्रेक के बाद। नहीं हो रहा वाइट बैलेंस, इस पे करोगे? 3 चीजों को कभी मत छोटा समझना, कर्ज, फर्ज, ये वाइट पेपर दिया और मर्ज। बड़ा करो। एक वाइट बैलेंस उस बच्चे को आता नहीं है, और वो कल मेरे पास आके मुझे कह रहा था कि मुझे आप पक्का कर दें। वाह सर, ये तो मैंने आपका मोहब्बत नामा पढ़ लिया। मुझे एक लड़की ने निकल आया यार लव लेटर दिया है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हैंड यू गॉट। और मेरी गाड़ी के वो नहीं वाइपर के नीचे रखा हुआ था। अच्छा, ये मुझे कई दिन से हो रहा है कि हैंडराइटिंग चेंज्ड हैंडराइटिंग के साथ मुझे इस तरह के लव लेटर मिलते हैं। अब मैंने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। क्या बात है, बस घर में मत दिखाइएगा ये। बलगल बिकमालिही। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से आगे जोड़ेंगे। अहमद साहब, आपने जैसे कि बात कर रहे थे कि रेड लाइंस, बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी इश्यूज तो होते रहते हैं और सियासी गिरफ्तारियां भी होती रहती हैं, लेकिन रेड लाइंस अबूर की गई, तो आप इस पे बात कर रहे थे, मैं चाहूंगी कि आप इसी को आगे कंटिन्यू करिए। जी बिल्कुल, तो वो जो रेड लाइंस हैं उनके नज़दीक वो ये है कि
उनका ख्याल है कि पाक अफवाज जो हैं उनका काम जो है वो सरहदों के अंदर नहीं है, सरहदों के बाहर है और दूसरी तरफ है, और पुलिस जो है वो मुल्क के अंदर और सरहदों के इस तरफ जो है उनका काम। अच्छा, जब पाकिस्तान में जब जल्जला आता है तो फिर आप उन्हीं फौज को बुला लेते हैं, आप कहते हैं नहीं सरहदों के अंदर आके। लेकिन आपका उनका इशारा उन इदारों की तरफ है, फौज की तरफ, उनका उधर ही है ना, तो सर उन्हीं से तहकीकात का मुताबिक रेंजर्स की तरफ उनका यही कहना कि जी रेंजर्स आई थी या वहाँ पे पता नहीं कौन आया था जिन्होंने आके जो है वो उसको अगवा कर लिया और अगवा करके उनको ले गए आईजी पंजाब को। जैसे आईजी पंजाब एक दोशीज़ा हैं, खूबसूरत सी, बड़ी मेकअप शेकअप करके बैठी हुई हैं, और वो आया कोई बंदा और उनको उठा के जो है वो ले गया और वो उसके साथ चली भी गई है ना, और फिर वो जाके पता नहीं उनके साथ क्या हुआ और फिर उसके बाद वो रिहा भी हो गए और फिर सब कुछ भी हो गया। मुझे बताइए, देखिए उनको क्या ज़रूरत थी अगर रेंजर का बंदा आया है या कोई भी एक फर्ज करो कोई भी शख्स आया, क्या आईजी साहब की अपनी सिक्योरिटी नहीं थी? इसका मतलब है कि कोई भी आएगा आईजी को अगवा करके ले जाएगा। इसी बात को आसान है कि गिरफ्तारी तो कैप्टन सफ्तर की हुई है और उन्होंने एक तरह से इस पे खुद सिंध हुकूमत भी एग्री है, बाकी लोग भी, कि उन्होंने जो वहाँ पे किया नारेबाजी की वो गलत की, वो डिकोरम के खिलाफ थी, वो मज़ार के तकद्दुस के खिलाफ थी, उनको वो नहीं करनी चाहिए थी। तो और उनकी गिरफ्तारी के इतने छोटे से अमल को इतनी हवा दे देना, इतना बड़ा, उसके लिए आईजी को अगवा करने की जरूरत पेश आ गई। नहीं, आप एक चीज देखें ना, वो ये है कि एक दिन पहले मीडिया पता क्या चीख रहा था सारा का सारा, वो जी जो सैंटिटी है उस मज़ार की वो क्वेश्चन हो गई है, जितने चैनल जितने एंकर सारे उसके ऊपर लगे हुए थे। अच्छा, अगले दिन जब गिरफ्तारी हो जाती है फिर गिरफ्तारी को ऐसा ट्विस्ट दिया जाता है कि वो सैंटिटी फर्क हो जाती है, वो सैंटिटी फिर सिर्फ गिरफ्तारी के ऊपर जी दरवाजे तोड़ दिए जी, यानी उन्होंने उस असल चीज से नजरें हटा के एक ऐसे इशू की तरफ ले गए कि जिसमें बेपर्दगी हो गई, मैं तो कपड़े पहनने थे तो कपड़े नहीं पहनने दिए, उन्होंने कहा मेरा कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और मेरी वहां पे जो है ना वो जो मेरी प्राइवेसी थी वो चैलेंज हो गई। अब बात एक कदम आगे बढ़ गई है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए आईजी को अगवा किया गया। वो जो बात जो उनका जो फेल था, जो कारनामा जो उन्होंने सरंजाम दिया था कैप्टन सफदर साहब ने वहां पे, जो वहां पे नारे लगाए थे वोट को इज्जत दो, अब उन्होंने पता कि हमसे चवल बच गई है। अब ये जो है इसके नतीजे में मीडिया हमारी जान को आ गया, हर जी शऊर शख्स जो है वो उनकी जान को आ गया था कि ये आपने किया क्या है, ये हुआ क्या है, ये आपको सूझी क्या कि आप वो जंगला फलांग के आप अंदर चले गए और आपने जाके वहां पे जो है वो नारे लगाने शुरू कर दिए, और वो मतलब उसका वो वाले जगह पर्टिकुलरली जहाँ पे वो कब्र है और जहाँ पे उनका मज़ार है और जो जिसका एक अपना तकद्दुस है, आपने उस तकद्दुस को ही पामाल कर दिया, जूतों के नीचे रोन दिया, आपने उसको जो है बखिए धेड़ दिए। वो बात तो अपनी जगह पे रह गई, बल्कि खत्म ही हो गई। अब नई बातें उसमें से निकली, सारा दिन मीडिया को एंगेज किए रखा बिलावल भुट्टो ने, पीपल्स पार्टी ने, वज़ीर आला साहब ने, उनके वज़ीरा ने, कि नहीं जी पता नहीं क्या हो गया जी और उसको ये कर दिया जी, लोग जो है वो छुट्टी पे चले गए हैं, फिर छुट्टियां भी आ गई, पुलिस ने काम करना छोड़ दिया है। और आज से पहले आपने आईजी को हटा दिया है, वो याद है जब एक वफाक कह रहा था हम आईजी को वो करेंगे तो वो कह रहे थे नहीं हमने नहीं रखना, और फिर उसके बाद ये आईजी को काम नहीं करने दे रहे थे, उस वक्त तो कोई छुट्टी नहीं गई, उस वक्त तो कोई इस तरह के मामला नहीं। आप किसको उल्लू बना रहे हैं यार, बस करें, खुदा का नाम है। ये आज भी समझते हैं कि ये 80s में बैठे हुए हैं और वहाँ पे आप कुछ भी कर लेंगे, कोई आपको पूछेगा नहीं। अब लोग बड़े सियाने हो गए हैं, लोगों को समझ आ गई है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट यही है कि उन्होंने इसी तरह की क्यास फैलाना है और वो फैलाते रहेंगे, लेकिन जो थोड़े बहुत जिनको समझ शऊर है उनको अंदाजा हो रहा है कि आप क्या खेल खेल रहे हैं। आपने एक तरफ जो है आपके ऊपर, इनके ऊपर प्रेशर था, सिंध गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था कि उस बंदे ने जो कैप्टन सफदर है उसने ये एक बहुत बड़ा गड़बड़ की है, इसको गिरफ्तार करवाए। अच्छा, उसको गिरफ्तार करवा तो लिया, लेकिन फिर उन्होंने कहा यार ये तो हमने गलत कर दिया, क्योंकि गिरफ्तारी का अब देखिए पुलिस का एक अपना तरीकेकार है। आपने उन्हें कहा गिरफ्तार करें, उन्होंने जाके गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने फिर टाइमिंग होती है, एक खास टाइम होता है उनके, अक्सर छापे वो सुबह के वक्त ही मारते हैं। सो उन्होंने अपने टाइम पे जाके उनको पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया उन्होंने कहा यार ये तो गड़बड़ होगी। अब जो है उनको लगा कि ये ना हो कि इत्तेहाद ही खत्म हो जाए, और फिर उसके नतीजे में जो वो मामला करना चाह रहे थे वो मामला भी जो है वो किसी कल नहीं बैठ रहे थे। सो उन्होंने फिर जिस तरह की गेमबाजी की है और जिस तरह की वो मामला लेके चले हैं वो आपके सामने है, और उसमें इन्होंने सारा मुद्दा जो है दोनों पार्टियों ने कहा कि इट्स बेटर कि हम सारा मुद्दा जो है वो उनके ऊपर डाल दें, और वो उनके ऊपर डाल दिया। अभी देखिएगा इसकी रिपोर्ट जो आएगी उसमें पता चल जाएगा आपको
कि कौन इन्वॉल्व थे, किसने किया है। वज़ीर आज़म क्यों खामोश हैं कराची वाक़े पर? वो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया और शायद खाकान ने इस पे उनका बड़ा वो भी किया है कि वो शायद सूबों और वफाक को कोई टकराव चाह रहे हैं। और जब बोलते हैं तब भी बुरा लगता है, नहीं बोलते तब भी, मतलब उनको किसी तरफ तो बैठने देना। एक दिन बोले थे तो कहते हैं मुंह से हाथ फेर के कहते हैं कि बोलते हैं भाई आप खामोश रहें तो अच्छा है। अच्छा, किसी ने उसको मशवरा दिया कि खान साहब अब आप कम से कम अपीयर हो मीडिया में, आपको कोई जरूरत नहीं है ज्यादा आने की, ज्यादा वो करने की। ठीक है। अब अगर वो बंदा बेचारा बैठ गया, खामोश हो गया, तो अब उसको बैठ जाने दें यार। तो सर इस सारे मामले में इस तरह से वज़ीर आज़म का बैकफुट पे होना आपको नहीं लगता कि वफाकी हुकूमत की गिरफ्त कमजोर हो रही है इन सारे मामलों से? क्योंकि मामला तो आगे बढ़ रहे हैं ना। देखिए, एक चीज ध्यान में रखें कि पुलिस और ये सब कुछ जो है ये सूबाई और प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये सूबों का है। इन्होंने खुद ही तय किया हुआ ना 18वीं तरमीम के अंदर के लिए ये सूबाई और प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। जब प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो फिर वफाक कहाँ, वफाक की कौन सी जो है वो उसने जाके वहाँ पे जो है वो थाने को कहना था, SHO को कहना था प्राइम मिनिस्टर ने, या अपना बंदा भेजना था, LG भेजना था कि जाओ जाके उसको पकड़ के ले आओ। ऐसा नहीं है। और ना ही उनको बिना नहीं ख्याल के उनको बोलना चाहिए, ये उनका मामला नहीं, ये जाने सूबाई हुकूमत जाने और जिन पे इल्जाम लग रहा है वो जाने। और वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि वाकई कई खौफनाक पहलू भी हैं, तो ये वो कौन से खौफनाक पहलू हैं जिनकी तरफ उन्होंने इशारा किया? कोई खौफनाक पहलू नहीं है, ये ऐसे बैठ के जो है ना ये उड़ाते रहते हैं, इनको बेपर की जो है ना उड़ाने की शौक होता है बहुत सारे लोगों को। और उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी के पास बड़े लोग हैं ऐसे जिनको जो ऐसा शुल्ली छोड़ते हैं ना कि वो यूं करके घूम जाती है पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर। ये भी बेपर की है कि इससे बड़े खतरनाक और फलाना और धमका और रेड लाइन और ये और वो पता नहीं क्या क्या कुछ बोलते रहने दे। सर ये जो कहा जा रहा है कि जी पुलिस का इस वक्त मोरल बहुत डाउन है और वो उन्होंने छुट्टियों पे जाना था तो आर्मी चीफ के इंटरवीन करने पर जो है वो उन्होंने इस चीज़ को मौखर किया उनकी छुट्टियों का मामले को, तो कोई हम जो है वो उसको मुस्तहकम करने की बात कर रहे हैं। तो ये आने वाले वक्त में ये ऊंट किस करवट बैठेगा? आपको पता है इंटीरियर सिंध में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, वो किसके कहने पर चल रहा है? वज़ीर आला सिंध के कहने पर। ये जो IG सिंध है ये किन की मर्जी के हैं? ये इन्हीं के मर्जी के। अच्छा, वो जो जिन लोगों ने वो दी है जी, वो जी रेड लाइन्स क्रॉस हो गई और जी पुलिस जो है वो डिमोरलाइज हो गई, पुलिस का मोरल बहुत डाउन है, हमारे IG को अगवा कर लिया, हमारी IG को उठा लिया। पुलिस कहाँ थी इस वक्त? इसका मतलब है कि कोई भी 4 लोग घुसेंगे, ठीक है, वो IG को उठा के ले जाएंगे और IG जो है वो इस तरह से उठ जाएंगे। आज तक IG क्यों नहीं उठे? इससे पहले सिंध गवर्नमेंट के साथ कितने मामला खराब रहे हैं, जो पहले वाले IGs थे, कोई नहीं IG को किसी ने। देखिए इनकी सिक्योरिटी, आपको पता है IG की सिक्योरिटी के ऊपर मामूर कितने लोग होते हैं, और वो जो मामूर लोग होते हैं उनमें असलाह बरदार कितने होते हैं, और फुली लोडेड गनों के साथ कितने लोग बैठे होते हैं वहां पे। जरा आप IG हाउस के इर्द गिर्द फड़क के दिखा दें मुझे। इनका कहना है कि वहां ना सिर्फ IG हाउस के इर्द गिर्द लोग फड़के, बल्कि फड़क के अंदर भी अंदर पहुंच के दरवाजे भी खोल लिए, दरवाजे खोल के IG साहब को ले भी लिया, IG साहब को लेके फिर वहां से चले गए। अच्छा, ना भाई वहां पे कोई कैमरे भी लगे होंगे, कोई उसके CCTV फुटेजेस भी होंगे, कोई वहां पे जो है वो ड्यूटी पे मामूर जो है वो पुलिस के अफसरान भी होंगे या अहदेदारान भी होंगे या पुलिस के नौजवानान भी होंगे, तो उनके बयानात भी होंगे, उनके बाकी मामला भी होंगे। ये सारी चीजें जब तक सामने नहीं आती उस वक्त तक हम बातें नहीं वो कर सकते। तो क्या हमारे मुल्क की जो पुलिस है वो गैर जानिबदार या आजाद नहीं है, वो मुस्तहकम? बिल्कुल नहीं। देखिए इस मुल्क में एक वक्त तक ये पुलिस स्टेटस को कहा जाता रहा है, ठीक है, लोग जो है यहाँ पे पुलिस के जरिए अपने सारे काम करवाते थे। ये MNA, ये जितने पॉलिटिशियन है, पोलिटिकल लोग हैं, ये पुलिस के जरिए जो है वो मामला कराया करते थे। आपको याद नहीं, लाहौर के अंदर जो है एक रेंजर्स का एक एहलकार और पुलिस के बगैर झगड़ा हो गया था, वो ठीक ठाक झगड़ा हुआ था, और फिर जो है वो नौबत जो है वो पता नहीं कहाँ तक जाके पहुंची। पुलिस और उनकी ठनती भी रही है। ये नहीं है कि यदि आपके इदारों के दरमियान यहाँ पे जो है वो मामला, ठीक है, वो इंडिविजुअल लेवल पे कहीं ना कहीं हो भी जाते हैं। पुलिस जो है, पुलिस गर्दी कोई पाकिस्तान के अंदर नई चीज नहीं है, पुलिस हमेशा से जो है वो करती आई है। जब दिल करता है जिसको उठा लेते हैं, इनको पूछ सकते हैं इनको। अब इनको जो है वो बड़ा याद आ गया, नहीं जी हमारे IG को उठा, और भाई IG को उठाया है तो कहाँ है वो सबूत, प्रूफ? वो तस्वीर तो हम नहीं मानते जो फेक तस्वीर है जो मीडिया में गर्दिश कर रही थी। उस तस्वीर के अलावा कुछ आपके पास है तो लेके आए। हम तो देखिए, और IG साहब खुद भी मीडिया को फेस नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, अवॉइड कर रहा है वो। उसने देखें जो उसने वो जो, मैं तो उसको फिर चवल ही कहूंगा, जो वो चवल मार बैठे थे, अब उसको किसी तरह तो उन्होंने जो है उसको कॉम्पनसेट करना था ना, और उसकी कॉम्पनसेशन का एक ही तरीकाकार था, वो ये था कि उसको सिंध गवर्नमेंट ये मिल बैठ के को प्लान करें, और प्लानिंग उन्होंने यही की। उन्होंने कहा जी ठीक है सर, मैं इधर से कहता हूँ कि हम छुट्टी पे जा रहे हैं,
और मैं 8-10 बंदों को तैयार करता हूँ। अच्छा, ये जो है फवाद चौधरी ने भी यही कहा है कि कोई शुबा नहीं है कि सिंध पुलिस के जो अफसरान हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो के इशारे पर छुट्टियां वो अप्लाई की। तो बिलावल भुट्टो या सिंध हुकूमत इस सारे मामले से क्या फायदा हासिल करना चाहती है? देखिए, सिंध गवर्नमेंट के कहने पे सफदर साहब जो हैं, कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो गिरफ्तार। सिंध उनको तो सर अपना इत्तेहाद दाव पे लग जाता ना, अगर दाव पे लग जाता, लेकिन एक तरफ कायद-ए-आज़म की वो भी तो थी ना। आप या तो फिर वो वाला अपने सर पे अपने कलंक अपने माथे पे लगवा लें कि जी ये किसकी जिम्मेदारी थी, वो कहां पे है। या तो ये है कि फिर आप ये कहें कि ठीक है जी आप कायद-ए-आज़म को नहीं मानते, तो अगर कायद-ए-आज़म को मानते हैं, कायद-ए-आज़म की कब्र की फिर तकद्दुस को भी मानते हैं, और फिर आपने ये भी मानते हैं कि वहां पे गलत हुआ, और आप ये भी मानते हैं कि वो जो नारा लगाया गया वो गलत लगाया गया वहां पे, और उसकी सैंक्टिटी जो है वो बर्बाद हुई है, उसको कदमों तले रौंदा गया, तो फिर आपको एक्शन तो लेना है ना, कुछ तो करना है ना। आखिर कुछ तो गोंगों के ऊपर से मिट्टी उतारनी थी ना। तो वो मिट्टी उतारने के लिए उन्होंने तो कहा कि उनको गिरफ्तार कर ले, ये तो नहीं कहा था कि उनको सुबह जाके गिरफ्तार। उसके बाद यू टर्न ले लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया और कहते हैं कि यार अब क्या करेंगे, तो गले पड़ गया। देखिए, उन्होंने ये ऐसे ही है जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो उनके सामने एक केस लाया गया। उन्होंने कहा जनाब ये केस है, ये शख्स हमें एक मतलूब है, और ये जो मतलूब और वांटेड शख्स है ये आपके भाई के साथ उठता बैठता है। तो उन्होंने कहा ठीक है सनब देम। तो वो उन्होंने उसके भाई को कत्ल कर दिया वहां पे 2 तलवार चौक में। बात याद है ना जो पुलिस मुकाबला हुआ था मुर्तजा भुट्टो को? जी बिल्कुल। तो बेनज़ीर भुट्टो चीखी, याद है उसने क्या कहा था? उसने कहा साजिश हुई। तो उन्होंने कहा जी कि क्या साजिश हुई, आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने दिए थे ऑर्डर्स जो है, आपने कहा था कि सनब देम। उसने कहा मैंने ये तो नहीं कहा स्ट्रेटेजी के निकल दें। तो उन्होंने कहा स्ट्रेटेजिकली इसका मतलब यही होता है कि सनब करें, उसको रोकें। तो रोकने का मतलब तो ये है कि जब पुलिस आएगी रोकने के लिए तो पुलिस ने ऑर्डर निकलवा लिया ना मुंह से। पुलिस ऐसे ही चलती है। ये पुलिस गर्दी कोई आज की नहीं है। ये पुलिस जो है ये इनसे ऑर्डर लेके इन्हीं को मार दिया करती। तो सर आखिरकार बिला आखिर ये मलबा गिरेगा किस पे? मुझे गिरेगा क्या, गिर चुका है। ये सिंध गवर्नमेंट ने कराया है, ये मान ले आप। देखें एक वक्त आएगा नौशीन, आप यहीं पे बैठ के कह रही होंगी कि आपने ठीक कहा था, और ये करवाया इन्होंने ही है, और इनके कहने पे सारा कुछ हुआ है। इनको समझ नहीं आई, देखिए टैकल गलत हुआ। ये इन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने जरूर कहा होगा कि जी सनब देम। अब पुलिस जरा थोड़ी सी स्मार्ट होती है, आपको पता है। उन्होंने कहा ठीक है फिर जनाब दरवाजे पाने के उन्होंने काट लो, बात तो देखी जाएगी। और फिर उन्होंने वो गए दरवाजे तोड़ ताड़ के ये वो करके उन्होंने उनको निकाल लिया। ठीक है भाई, आगे भी तो कप्तान है ना, एक रिटायर्ड कैप्टन है। उन्होंने कहा ये ना हो कि वो कुटना शुरू हो जाए, उनका 4-5 बंदे जरा छोड़ तगड़े ले जाना। अब उनको उन्होंने पकड़ लिया ला के। हैंडलिंग गलत हुई है पुलिस की। ये जो हैंडलिंग हुई है, अगर उसको सिंपली ये करते कि 10-11 बजे वेट करते, नीचे उतरते, इज्जत से कहते सर जाना है, वहां पे कार्रवाई डालनी है, आपकी वो हो जाएगी, उसके बाद ये कि आपकी जमानत भी हो जाएगी और आप वापस चले जाए, तो ये ज्यादा अच्छा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा शोबाजी ज्यादा की। और वो शोबाजी है ना वो पड़ गई है गले सिंध गवर्नमेंट की, जिसपे वो चीखे। उन्होंने कहा कि भाई बात ये है, ये बात को अंदर की बात था। उन्होंने कहा हमने ये तो नहीं कहा था कि उनको पकड़ के उनको घसीटते हुए ले जाए आप, या आप दरवाजे तोड़ दें। उन्होंने कहा सर फिर क्या करिए, पुलिस वाले किसकी सुनते तो नहीं है ना। तो अब उन्होंने ये कहा था कि यार देखें किसी तरह ऐसा करें कि ये मामला भी हो जाए, चूंकि बहुत प्रेशर आया है हम पे कि वहां पे मजार है, आपने एक्शन लेना है, एक्शन भी हमने लेना है, तो आप कुछ करें। तो सर मामला कुछ उस पर तस्वीर नहीं हो सकता था कि आपने जो है वो चीफ जस्टिस से भी बोल दिया कि नोटिस ले लें, उन्होंने ले भी लिया। अब जो है वो चीफ मतलब आर्मी चीफ ने भी नोटिस ले लिया, अब चीफ जस्टिस से भी कह रहे हैं 100 नोटिस ले लें। मामले को बढ़ा क्यों रही है सिंध हुकूमत? मामले को नहीं बढ़ा रही, वो असल मामले को छुपा रही है। अच्छा। और वो चाहती है कि मामला जो है ये किसी और तरफ जाता इतना, देखें एक वक्त आता है और पड़ जाए, चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि एक उसका सिरा पकड़ते आपसे पूरी डोर हाथ से निकल जाती है। सो इन्होंने उस मामले को, अगर तो रहता है ये सीधा इस हद तक रहता है कि ये बंदा गिरफ्तार हुआ, बंदा गिरफ्तार क्यों हुआ, बंदा गिरफ्तार किसने करवाया, बंदा गिरफ्तार उसकी मिसहैंडलिंग हुई है, तो शायद मामला और था। अब वो मामला निकल गया। उन्होंने कहा नहीं जी वो तो आईजी भी जो है वो सुबह जो है, उन्होंने कहा आईजी साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर था। अब वो प्रेशर जो है ना, आप देखिएगा कल को इन्होंने कहा ना आईजी के ऊपर प्रेशर था गवर्नर हाउस का जी, वो बात सारी गवर्नर की तरफ चली जाएगी, वफाक पे आ जाएगा, वो मामला उधर आ जाएगा, गवर्नर साहब से चली जाएगी, वफाक पे आ जाएगी बात।
कि वो जी प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट इस मामले को देख रहे थे, और वॉक्स ठीक है अल्टीमेटली ना? और फिर उसके बाद जो है वो फिर पता नहीं कहाँ फिरेगी बात, तो फिर बात नहीं तो फिरना है ना, वो बयानिया पीडीएम का फिर इंडोर्स ठीक हो है ना, जाएगा। वो इंडोर्स हो जाएगा और वो कहेंगे देखो नहीं हमारे तो हमारे से ज्यादती की नहीं, इन्होंने ज्यादती की है, वफाक ने ज्यादती की और इन्होंने जुल्म किया है सारा। और वो भी उस तरफ जो है ना वो तोड़ रहे हैं बात को कि उधर उस तरफ टूट के चली जाए, इमरान खान की तरफ चली जाए बात, ताकि इमरान खान जो है वो उसको और खान साहब के इसीलिए चुप खान साहब खामोश हो कहते यार मुझे, उन्होंने कहा जी तुझे खान साहब बोले ना अगर मैं थोड़े मुफ्त में रहने तोपे को रुख आपकी तरफ हो जाने, अब आप बराए मेहरबानी आप कुछ दिन आप ठंडे रहें और मामला लेट इट खान साहब भी तो गन पार के बोलते हैं, वो फिर उनको वो बोंगी मार देते हैं वो कुछ भी बोल जाते हैं। अब देखें वो क्या बोल गए, वो जी उनको फोन किया जी तो उन्होंने ये किया जी तो उन्होंने वो किया जी, मतलब कि यार आपको क्या जरूरत है इस तरह की बातें करने की, और आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मुंह पे हाथ फेर के बातें कर रहे हैं, ये आपको जेब देती है। ये एक मुल्क के जो सबसे बड़े ओहदे पे एक शख्स जो बैठा हुआ है, ठीक है, और मतलब वो पूरी दुनिया में क्या मैसेज आ रहा है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। इस वक्त जो है वो गुलबदीन हिकमत यार जो हैं वो पाकिस्तान के दौर पर मौजूद हैं, और उनका ये कहना है कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में अपने कोई हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। आखिर अमेरिका के अफगानिस्तान में अहदाफ हैं क्या, और यहाँ पर जो उनकी मौजूदगी है वो अफगान अमल के जो तनाजुर में देखा जाए तो उसकी क्या अहमियत है? देखें, अमेरिका में पिछले कुछ अरसे से जो शख्स विराजमान था, जो इक़्तिदार पे बैठा हुआ था या जो प्रेसिडेंट था वहाँ का, उस बंदे वो एक बिजनेसमैन आदमी था, उसके अपने बात करने की सोचने के एक ख़ास किस्म के अंदाज है और वो उस अंदाज से बाहर निकल के नहीं सोचता। बिजनेसमैन जब भी सोचेगा वो सोचेगा उसको मुनाफा कैसे होना है, बिजनेसमैन जब भी सोचेगा वो देखेगा मुझे घाटा कम से कम कैसे हो सकता है, बिजनेसमैन जब भी सोचेगा वो ये सोचेगा कि मैं अपनी प्रोडक्ट कहाँ बेच सकता हूँ, कैसे बेच सकता हूँ, और वो ये सोचेगा कि मैं वहाँ से क्या क्या बेनिफिट ले सकता हूँ। वो फ़ायदा सोचता है और नुकसान सोचता है, उसके अलावा उसके अंदर कोई तीसरी सोच नहीं होती। सो जब ये तय हो गया कि उसने फ़ायदा और नुकसान सोचना है तो वो ये सोचता है कि मैं अफगानिस्तान के अंदर से ऐसा क्या काम करूँ कि जिसका मुझे फ़ायदा हो पोलिटिकली, चूँकि इलेक्शन आ रहे हैं। अब उसके दो तरह के फ़ायदे हैं, एक तो फ़ायदा ये है कि जो वो अपनी पार्टी को बता सकता है, अपने लोगों को बता सकता है, वो ये है कि मैंने अफगानिस्तान के अंदर बिल्कुल वैसा ही एक अमन और एक अमल जो है वो मैंने मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया जिस तरह मैंने अरबों का और इसराइल के मामला जो है मैंने तय करवाए। सो उसके पास कहने के लिए, बताने के लिए, अपने लोगों के पास जाने के लिए कोई बात होनी चाहिए। दैट इज़ वाई वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि वो ये चाहता है अमेरिका कि वो किसी भी तरह से अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस करके वो जो जेपी मॉर्गन के ज़रिए अमेरिकन ने जो इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है या जो इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहे हैं अफगानिस्तान में और माइंस के अंदर, और जो वहाँ के जो मिनरल्स हैं उसको बाहर निकालना है उन्होंने, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के, उसमें लिथियम पड़ी हुई है, उसमें कॉपर पड़ी हुई है, उसमें गोल्ड पड़ा हुआ है, उसमें जो है वो स्टील पड़ी हुई है। सो आप देखें ना, आपको याद है ना वो जो आए थे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जो कि अफगानिस्तान गए थे, और आपको याद है एक जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आया था तो वो भी अफगानिस्तान से बता रहा था। सो इंडिया के क्या इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में? उनका भी ये इंटरेस्ट है, वो कहते हैं कि यहाँ पे भाई बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, माल पड़ा हुआ है, ये सारा हम भी निकालते हैं, हमें भी इसके अंदर शेयर मिलना चाहिए। और वो पाकिस्तान को कहते हैं कि आप हमें रास्ता भी दें, हम वहाँ पे जाना भी चाहते हैं। सो हमें भी उन्होंने कहा जी कि हमें 4 रास्ते उन्होंने हमसे मांगे थे कि आप हमें जो है जो सी पैक है इसके अंदर हमें रास्ते दिए जाए, जिसके ऊपर जो है वो ना ही हमारी उस वक्त की हुकूमत और ना ही उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने उसके ऊपर जो है वो कोई ज़्यादा सीरियसनेस जो है वो शो नहीं की थी, और हमें देने भी नहीं चाहिए। हम क्यों दें इंडिया को रास्ते जो हमारे अपने रास्ते हम क्यों दें? और चाइना भी नहीं देना चाहता और पाकिस्तान भी नहीं देना चाहता और पाकिस्तान ना देगा। सो ये था वो बुनियादी एक बहुत बड़ा कि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे रिजर्व्स हैं। वो रिजर्व्स वो हैं जिनसे जो कि बेच के आप बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो अमेरिका के अंदर आप लेके जा सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि देखिए आपने पैसे इतना 4, 6, 8 ट्रिलियन डॉलर जो है आपने जंगों में झोंक दिया है, चाहे दूसरी जंग अजीम है, पहली जंग अजीम है, या उसके बाद वॉर ऑन टेरर है, या आपकी जो इराक के साथ है, या बाकी जो मामला है अफगानिस्तान में, तो आपने इतना पैसा लगाया। अब देखिए मैं एक जगह से इतना सारा पैसा लेके आया हूँ जो कि पैसा जो है वो आपकी बाकी सारी रिकवरीज कर देगा। सो वो ये चाहता है कि ये सारे मामला जो है इसको हो जाए, सो दैट कि वो अपने थिंक टैंक्स को, अपने लोगों को, अपनी इंटेलिजेंसिया को, अपने पढ़े लिखे लोगों को, अपने समझ बूझ रखने वाले लोगों को, और उन लोगों को जो कि वहाँ के जो है वो पब्लिक ओपिनियन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, और जो वहाँ के पुराने कांग्रेसमैन हैं उनके सामने वो जब हाजिर हो या जब बैठे तो उनको बता सके कि उसने क्या क्या कुछ किया था इस मुल्क के लिए, अमेरिका के लिए।
सो ये है उसकी दूसरी बात। लेकिन इस सारे मामला में एक तीसरी और चौथी बात भी है, जो कि है कि अफगानिस्तान के अंदर भी इलेक्शन आ रहे हैं और तालिबान ये चाहते हैं कि वहां पे किसी तरह से इंटरिम सेटअप जो है वो कायम हो जाए, लेकिन इंटरिम सेटअप जो है वो 6 महीने, कम से कम 6 महीने का हो, सो दैट के उसके अंदर जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि नहीं हुई वो हो सके। फिर है वहां का आइन, जो कि अफगानिस्तान के अंदर जो है अभी तक उसके ऊपर कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा, और उसमें पाकिस्तान को बाकायदा हमने अपना रोल प्ले कर रहे हैं उसके अंदर कि किसी तरह से कंसेंसस हो जाए, सारे लोग मुत्तफिक हो जाए एक आइन के ऊपर, और उस एक आइन को जो है फिर वहां पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, और उस आइन के तहत वहां पे इंतखाबात हों, और उस आइन के तहत वहां की गवर्नमेंट बने, और उस आइन के तहत वहां पे हलफ लिए जाए, और उस आइन के तहत जो है फिर बाकी सारे मामला जो अमूर मुमलकत हैं वो वहां पे जो है वो तय पाते चले जाएं। सो ये है वो बुनियादी चीजें जिनकी वजह से जो है वो लोग आ रहे हैं। पहले अब्दुल्ला आए, इसके बाद अब गुलबदीन हेकमत यार यहाँ पे आए। सो अब देख रहे हो कि दोनों जो है जमीन आसमान का फर्क है। वो अब्दुल्ला जो है वो आपको पता है शमाली इत्तेहाद को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है ये सेंटर के साथ भी हैं, और इनके पश्तूनों के अंदर भी मामला हैं, और ये बाकायदा इनका बहुत ज्यादा वो है। सो रबानी गवर्नमेंट में भी देखेंगे, और पाकिस्तान शायद इन सब के दरमियान सारसी का किरदार अच्छे से निभा। पाकिस्तान ऑब्वियसली हमारा इन्फ्लुएंस है, लोग हमारी बात इज्जत से सुनते हैं, ये जो जितने भी वो है सो अब तो जो है अब्दुल्ला ने भी हमारी बात को सुना है और समझा है, और उसका ख्याल है कि देखें बात ये कि सारी कोशिशें जो हैं वो अमेरिकी अफवाज के जो है वो समूद इनखला के लिए है। ऑब्वियसली इसमें दो चीजें हैं, चूंकि हमारा सबसे प्रायोरिटी और प्राइम हमारा ऑब्जेक्टिव इसलिए है अफगानिस्तान का अमन अमल के पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन के साथ जुड़ा हुआ है। हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में हमसायों के में अमन कायम होगा तो हमारे यहाँ भी अमन कायम हो जाएगा, डायरेक्ट फायदा है हमें। पहली बात तो ये। दूसरी बात उसमें जो इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसको तालिबान के साथ वो मुज़ाकरात में तो है, लेकिन वो कहते हैं कि जी दो चीज़ें हैं। वो कहते हैं अमेरिकन की तरफ से और अफगान गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि पीस प्रोसेस जो है वो शुरू हो पहले, जबकि तालिबान कहते हैं कि पहले जो है आप इनखला शुरू करें, इनखला होगा तो हम पीस प्रोसेस की तरफ जाएंगे और हम लॉन्ग टर्म पीस को जो है जो आप चाहते हैं हम उसको इंडोर्स करेंगे और उसको इंश्योर कर सकेंगे। लेकिन अगर ये नहीं करते तो फिर जंगबंदी नहीं होगी और सीज फायर भी नहीं होगा और जंग जारी रहेगी। सो जंग जारी रखना तालिबान के लिए इसलिए भी जरूरी है कि ये एक प्रेशर है अमेरिकन के ऊपर कि जंग भी चल रही है और उधर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। आप कतर में भी बैठे हुए हैं, दोहा में भी बैठे हुए हैं, आप इस्लामाबाद में भी बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे मुज़ाकरात हुए या जब वहाँ पे मुज़ाकरात हुए। सो उस दूसरी तरफ जो है वो साथ साथ उनके जो है वो जंगी अमूर भी तय पाए जा रहे हैं। बहुत से जो है वो बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिरीन ये कहते हैं कि हमारे हमसाया नहीं चाहते कि जैसे रशिया नहीं चाहता है, भारत नहीं चाहता है कि अमेरिका यहाँ से निकले। देखिए रशिया तो चाहेगा, ऐसा नहीं कि रशिया नहीं चाहेगा। रशिया का सोवियत यूनियन जब था तो उसके बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे अमेरिका के साथ, सब जन कोल्ड वार रही है। उस कोल्ड वार के अंदर आप देखेंगे किस तरह से जो है वो दोनों मुल्क एक दूसरे से लगे रहे। सो रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके दहाने पे उसके बिल्कुल आके जो है सर के ऊपर जो है वो एक, आपको पता है आर्मीनिया के अंदर उसके अड्डे हैं, मुख्तलिफ जो है वो रशियन स्टेट्स जो हैं उनके साथ जो है वो चल रहा है। फिर आप देखें यूक्रेन का मसला उसका बहुत बड़ा है, उसके साथ उसके मामला ठीक नहीं है। सो रशिया जो है वो कभी भी नहीं ये चाहेगा कि अमेरिका एक बड़ी ताकत सुपर पावर जो है वो यहाँ पे बैठ के जो है वो उसके मामला को ख़राब करती रहे और उसको थ्रेट का बायस जो है वो बनती रहे। सो वो तो नहीं चाहेगा। हाँ अलबत्ता इंडिया ज़रूर चाहेगा, इसलिए कि इंडिया अमेरिका का अलाई है और दोनों के दरमियान जो है वो मामला काफ़ी बेहतर हैं। उस तरह उतने बेहतर तो नहीं है, ना ही उस तरह से बेहतर है, क्योंकि जब से ये इंडिया का पोल खुला है कि इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है और वहाँ पे तो अमेरिका ने भी थोड़ा सा हाथ खींचा है। और गुलबदीन हिकमत यार ने भी कल जो है वो कहा है कि माजी में जो गलतियां भारत ने की हैं अब उनको नहीं करनी चाहिए। और ये देखें ये पैगाम यही है कि आपने यहाँ बैठ के जो है अफगानिस्तान के अंदर अपने अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ, और आपने अफगानों के दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ जो है नफरत भरी है, और आपने यहाँ पे बैठ के जो है वो हमारे ही लोगों को लास्ट इस हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि पहले अब्दुल्ला आए, अब गुलबदीन हिकमत यार भी यहाँ मौजूद हैं, तो हमारी जो सियासी क़यादत है उनके साथ इस मामले को रखेगी जो पाक अफगान बॉर्डर पर हमारे शहदा जो हैं वो शहीद होते रहते हैं और जो उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, तो वो वहाँ पे मतलब पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल ना हो, इसको इंश्योर करवा सकेंगे? ये चीज़ देखिए इंश्योर तो शायद ये लोग ना करवा सकें, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि मीर जाफ़र और मीर सादिक हमेशा से मुसलमानों में रहे हैं और ये हमारी बदकिस्मती है, हम क्या करें। बट ऑब्वियसली अफगानिस्तान के अंदर जो है ऐसे लोग हैं, ऐसा एक तबका है, बहुत थोड़ा है लेकिन है,
जो पाकिस्तान के साथ जो है जिसको जो पाकिस्तान को नहीं देखना चाहता, और जो ठीक है। लामाला उनको सपोर्ट है, इंडिया की तरफ से सपोर्ट है, उनको हर उस पाकिस्तान दुश्मन मुखालिफ कुवतों की तरफ से सपोर्ट है जो कि पाकिस्तान को ठीक है नापसंद सर, करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। फिर देखा आपने लव लेटर? क्या मजे का लव लेटर।